देश के जाने अनजाने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि कृपया करके आप सभी अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। परेड कमांडर एसीपी सदर अमन यादव माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए। परेड निरीक्षण को हाजिर है। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने निवेदन सहर्ष स्वीकार किया और विशेष वाहन में सवार होकर अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। और निरीक्षण के दौरान माननीय पुलिस आयुक्त श्री के राव जी भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष है। और जैसा कि अभी राष्ट्र ध्वज फहराया गया है, ध्वजारोहण किया गया है। राष्ट्र ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इसके प्रत्येक रंग का अपना ही विशेष महत्व है। राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे हरी पट्टी है जो विश्वास और बहादुरी का प्रतीक है। इस तिरंगे झंडे के बीच में नेवी ब्लू रंग में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 क्रियाएं होती हैं जो हमें 24 घंटे काम करने के लिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। तिरंगे के रंगों की यह व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होने वाले हरियाणा से थे उन शहीदों की वीरांगनाओं को हम शत नमन करते हैं। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष वाहन सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई सनम जी। और अगली टुकड़ी गुरुग्राम महिला पुलिस की है जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई निशा। और यहाँ विशेष वाहन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सचेत कर रही है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई प्रवीण। और यहाँ अंतिम टुकड़ी होमगार्ड्स की है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई सतपाल। और जो बैंड की हम धुन सुन पा रहे हैं हरियाणा पुलिस का बैंड है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई वीरेंद्र। उम्मीदों और आशाओं का राष्ट्र पर्व है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस व्यवस्था को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो भारत में सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी धर्म, जाति व समुदाय के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मातृभूमि के सम्मान और उसकी आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं।
देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष वाहन मुख्य मंच के पास पहुंच चुका है और निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। और इस बार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार परेड की टुकड़ियां भी अपेक्षाकृत थोड़ी कम रखी गई हैं। और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान को शत शत नमन करते हैं। और हमारा विनम्र निवेदन है आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी से कि वे कृपया करके गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपना शुभ संदेश जिलावासियों को दें। अरे पवन भाई ऐसे मत करो यार बहुत आगे आ गया तुम। पवन भाई आदर के योग्य सम्मानित बुजुर्ग भाई और बहनों एवं साथी पत्रकार छायाकार बंधु, जिला प्रशासन के अधिकारी साथी और मेरा प्यार बच्चों को, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ मेरे देशभर के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और नेता सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जवानों को सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा का नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हम आजादी मिली और वही दिन रात मुस्लिम देश की सीमाओं पर निगरानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी आजादी की सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्ति हरियाणा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए प्रदेश के सैनिकों के अर्धसैनिक बलों के जवानों के अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध या आतंकवादी मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों को अर्धसैनिक बलों के जवानों को अनुग्रह की राशि निष्फलता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की गई है। सरकार के सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों के एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। इस पर करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले लगभग 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसने न केवल भारत की दुनिया में नजरिया बदला है बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी है। केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के अनुच्छेद 370 धारा 35 को हटाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून 3 तलाक प्रतिबंध लगाने के अयोध्या में
भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास कराने के लिए राष्ट्रतः राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। इनमें युवाओं की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी कर्मचारियों को ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफा, सब्सिडी, चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना आदि शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायत है। हरियाणा का पहला ऐसा राज्य है जिसमें शासन पंचायती राज संस्थाओं से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजना जिला परिषद को हस्तांतरित की है। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी जिला परिषद के अध्यक्ष को दी गई हैं। इसी प्रकार से सभी नगर निकायों के शक्तिकरण केंद्रीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। पंचायती राज की संस्थाओं में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति का पंजीकरण का स्टाम्प का शुल्क 2% राज्य को इन्हें प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल डाटा उपलब्ध, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिक हक देने के लिए गांवों में लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है और इसमें से 6309 गांवों को कम किया जा सकता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी में बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। निमोनिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा देश का प्रथम स्थान मिला है कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित डीबीटी के माध्यम से 100% लाभकारियों खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं संस्थाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र दिए जा रहे हैं और प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों के जीवन उत्सव बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवार की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख रुपए कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,49,000 परिवार की पहचान की गई है। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवार को उत्थान का लक्ष्य है। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेडी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब के लिए 75,000 रुपए मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में सभी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई और इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु और श्रमिकों को भी 2,700 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटी विवाह सुगन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। स्कूल में जा पाने वाले 18 वर्षीय निःशुल्क बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है और कोविड 2019 में
महामारी में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण के लिए भारत विश्व का पहला स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध के स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 70% लोगों को पहली डोज, 89% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु की उम्र के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चों को वैक्सीन पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही करीब 56,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज टीकाकरण मुक्त किया जा रहा है। कोरोना महामारी प्रदेश सबसे अधिक गुड़गांव में प्रभावित रहा है। सरकार की सक्रियता से गुड़गांव में जिला कोरोना के लिए 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने में हरियाणा एनसीआर का पहला जिला बना है। अब गुड़गांव जिला कोरोना रोधी वैक्सीन 47 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। गुड़गांव शहर में 24 घंटे में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण में बसई गांव में सहित 7 रिहायशी क्षेत्रों में ये सुविधा शुरू की गई है। इनमें सेक्टर 4, सेक्टर 9, सेक्टर 9A, सेक्टर 15 भाग 1, सेक्टर 15 भाग 2 और सेक्टर 14 शामिल है। गुड़गांव में स्थानीय यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने गुरु गमन के नामक सिटी की बस सेवा शुरू की गई है। अब इस बस सेवा में बेड़े में 100 मिनी बस शामिल की जाएंगी, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक भीड़ वाले इलाकों में क्षेत्रों में आवागमन में सुविधा होगी। सेंटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि आने वाले यात्रियों को बस में आने जाने के लिए समय के लिए बारे में सही जानकारी मिल सके। गुड़गांव मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करने की योजना हाल ही में सरकार ने 28 किलोमीटर का नेटवर्क का विस्तार तैयार किया। भारत की सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भेज दिया है और इस वाले केंद्र सरकार अपनी संसदीय स्वीकृति भी प्रधानमंत्री की समान निधि के तहत लघु और समितियां 6,000 रूपये की सहायता दी जा रही है और फसल के खराब होने पर मुआवजा से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ का निर्णय लिया है। कृषि भूमि के आदान प्रदान के लिए किसानों को स्टाम्प शुल्क में छूट गई है। बैंकों में किसानों के लेन देन के लेने वाले स्टाम्प के 2,000 रूपये से घटाकर 100 रूपये की गई है। राज्य सरकार महिला शिक्षा सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। प्रदेश में पिछले 7.25 वर्ष से कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 42 लड़कियों के लिए। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित की गई हैं। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रूपये वजीफा दिया जा रहा है। 1,80,000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्र तक फीस माफ की गई है। भाई और बहनों, प्रदेश में संस्कार रोजगार युक्ति देने के लिए नई राष्ट्रीय नीति लागू की जा रही है। इस प्रदेश में वर्ष 2025 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की तत्व सुविधा देने के लिए 113 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले गए हैं। तकनीकी संस्था उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ साथ MBA किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के अग्रणी रहे हैं। इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी ITI मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय सत्र की परीक्षाओं को मेरिट स्थान प्राप्त कर रही हैं। युवाओं को नौकरी के बारे में आवेदन करने के लिए फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार प्रतियोगी परीक्षाओं की निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा प्रदान किया गया है।
प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवा को ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम बनाया गया है। प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए विकास के लिए अलग अलग MSMI विभाग का गठन किया गया है। हमारे खिलाड़ियों को ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सब हमारे खिलाड़ियों के लगन और मेहनत सरकार की खेल नीति का सुपर परिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ी जीते हैं। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाले टीम के हमारे दो खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दम पर कौशल और सबका मन जीता है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार के रूप में देश के सर्व नकद और राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाली हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है और खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल विभाग 550 नए पद भी बनाए गए हैं। भाई और बहनों, उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रदेश की हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2000-2020 की लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश जुटाना, निर्यात को दोगुना करना, उद्योगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के कम करने के लिए औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु मध्यम उद्योग के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए पर या लीज पर लाइसेंस फीस पर चल रही पालिका दुकान और मकानों के मालिक उनकी काबिज दुकानों को ही दी गई है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है। कहने का भाव यह है कि हमने प्रदेश की नई व्यवस्था बनाकर लोगों की नई उम्मीदों को जगाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्कृति का बड़ा बदलाव किया है। समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक नए विश्वास का एहसास कराया है। हरियाणा के लोगों की आशा आकांक्षा फलीभूत हो रही है। समाज के हर वर्ग कल्याण उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के सम्मान में विकास ग्रामी नीतियों को लागू की गई है। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। अंत में मैं आप सभी का गणतंत्र दिवस पर पूर्ण बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम देश और प्रदेश की नव निर्माण में अपने पूर्ण सामर्थ्य में से जुटे जाने के संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और भाव के लिए कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्ण बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ संदेश के लिए बहुत बहुत आभार। और अब आपके सामने परेड की टोपियों द्वारा बहुत ही भव्य व आकर्षक मार्च पास्ट किया जाएगा। भाई पीछे हो जाओ। परेड कमांडर से हमारा निवेदन है कि वे मार्च पास्ट के लिए अपनी कमांड दें।
सदर अमन यादव परेड की टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम सब मिलकर एक बार फिर गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। पीछे अगर गौरवशाली इतिहास है तो आगे उज्जवल भविष्य। यही देखते हैं कि जन जन के मन में उमंग है, उल्लास है, यहाँ सबका मान है, सम्मान है। ये हिंदुस्तान है। हमारे पास अगर सपने हैं तो उन्हें साकार करने की शक्ति व सामर्थ्य भी। यह एहसास हमें हमेशा रोमांचित करता है कि हम जो चाहते हैं आज हमारे पास उसे पाने के अवसर पहले से ज्यादा है। सारे वातावरण को शक्ति व राष्ट्र गुंजायमान कर रहा है। सबसे आगे गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी है जो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है और हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। और यह भव्य दृश्य देखकर मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति और हृदय में उत्साह का संचार होना स्वाभाविक है। और यहाँ गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं PSI सनम जी। और ये देखिए महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। अगली टुकड़ी गुरुग्राम महिला पुलिस की है जिसका नेतृत्व कर रही है PSI निशा। और ये बहुत ही भव्य व आकर्षक मार्च पास्ट परेड की टुकड़ियों द्वारा आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। और अगली टुकड़ी गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ASI परवीन जो हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए सचेत कर रही है कि हम यातायात नियमों का पालन करें। और अगली टुकड़ी होमगार्ड की है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं SI सप्ताह। और ये अंत में हरियाणा पुलिस का बैंक जो बैंक की सुंदर भैया क्या कर रहे हो इसका बैंक है जिसका नेतृत्व कर रही है भाई साहब क्या कर रहे माना जाता है लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। और अब आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जैकबपुरा के विद्यार्थी आपके सामने अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। और ये प्रस्तुति है बूढ़े माँ बापों के जीवन पर आधारित। जी हाँ, आखिर क्यों हमारे समाज में कुछ लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वे उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने माँ बाप का ही हाथ छोड़ देते हैं। हमारे माँ बाप जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो हमारे जीवन के हर सुख दुख व उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, हमें एक सभ्य व जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि हम सम्मान से सर उठाकर चल सके। तो ऐसे में कोई अपने माँ बाप को उम्र के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन के अंधेरों में कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसे इस प्रस्तुति के माध्यम से उठाया गया है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जैकबपुरा के विद्यार्थी हैं जो आपके सामने ये प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद राजकीय विद्यालय बादशाहपुर के विद्यार्थी तैयार हैं अपनी प्रस्तुति के लिए।
ये छोरे कितना छोटी में घी घालते जब यो पैदा होया था मैंने कितनी खुशियां मनाई थी।
बार जोरदार ताली हो जाए इन विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही सुंदर व आकर्षक प्रस्तुति इन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई और बहुत ही पते की बात इसमें कही गई। जी हाँ, जैसा कि आज अभिभावक अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही बच्चे कल को उनके साथ करेंगे। बहुत ही पते की बात इस प्रस्तुति में सभी को एक संदेश दिया गया है। और इसके बाद हम इस प्रस्तुति के लिए केवल इतना ही कह सकते हैं, माता पिता की सेवा करना यही हो जीवन का साथ। जब वक्त हो सहारे का तो मत छोड़ो उन्हें मझधार। यह जग प्रसिद्धि सब उपलब्धि इनका ही उपकार। समय का पहिया फिर घूमेगा, सिर्फ बंधन ही इसका उपचार। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजकीय